आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर मेसोजोइक एरा के अंत में क्रिटेशियस काल चल रहा था, उस वक्त पृथ्वी का नज़ारा कुछ और ही हुआ करता था। तब ये सारे कॉन्टिनेंट्स भी अलग नहीं हुए थे और पृथ्वी पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम लोग पेंजिया कहते हैं, और इस कॉन्टिनेंट पर राज करते थे विशालकाय डायनासोर। चारों तरफ सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधे ही थे, इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं हुआ करता था इस कॉन्टिनेंट के ऊपर। चारों तरफ आपको सिर्फ डायनासोर ही डायनासोर देखने को मिलते थे। पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर, हवा में उड़ने वाले डायनासोर, पानी में रहने वाले डायनासोर, शाकाहारी डायनासोर, मांसाहारी डायनासोर, बहुत छोटे डायनासोर से लेकर के बहुत विशालकाय और बहुत खतरनाक डायनासोर का राज इस पृथ्वी पर हुआ करता था। इन खतरनाक डायनासोर के बीच में सभी जीव जंतु अपना खुशहाल तभी एक दिन आकाश में एक टूटा हुआ तारा दिखाई देता है। सभी लोग मिलकर के अपनी अपनी विश मांगनी शुरू करते हैं। उनको क्या पता था कि ये टूटा हुआ तारा नहीं बल्कि उनकी मौत का इंतजाम है। जिसे ये टूटा हुआ तारा समझ रहे थे, वास्तव में ये एक एस्टेरॉइड था जो कि पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से चला आ रहा था। जैसे ही ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसके आगे की वायु कंप्रेस होने के कारण इतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है कि ये एस्टेरॉइड एक आग के गोले में बदल जाता है और देखते ही यह पृथ्वी से आकर टकराता है और चारों तरफ तबाही फैला देता है। पृथ्वी से टकराते समय इस एस्टेरॉइड की स्पीड लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रही होगी और इसका आकार इतना विशालकाय कि उसके आगे माउंट एवरेस्ट भी छोटा लग रहा होगा। 100 किलोमीटर के लगभग इसका आकार था। इसका एक सिरा पृथ्वी पर तो दूसरा सिरा आकाश की उन ऊंचाइयों पर था जहां हवाई जहाज उड़ा करते हैं। मैक्सिको के निकट जिस स्थान पर एस्टेरॉइड आकर पृथ्वी से टकराया था, वहां पर एक विशालकाय गड्ढा बन जाता है जिसका व्यास लगभग 150 किलोमीटर और गहराई लगभग 20 किलोमीटर के आसपास रही होगी। समय के साथ ये उस तरह से अब दिखाई नहीं देता है क्योंकि प्रकृति ने हर चीज को अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया है, लेकिन आज भी हम उस स्थान पर इस एस्टेरॉइड के टकराने के निशान देख सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल तो स्वाभाविक तौर पे आया होगा कि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी पर आकर कहीं टकराया है तो ये अब तक वहां होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टक्कर इतनी विशालकाय थी कि इससे उत्पन्न ऊष्मा से एस्टेरॉइड तुरंत ही वाष्पित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये एस्टेरॉइड के पृथ्वी पर टकराने की कोई पहली घटना थी। इससे पहले भी बहुत से एस्टेरॉइड पृथ्वी पर टकराए होंगे, लेकिन ये उन सभी एस्टेरॉइड्स में शायद सबसे बड़ा एस्टेरॉइड रहा होगा जिसके कारण पृथ्वी पर दुनिया एक पल में बदल जाती है। अगर इसकी तुलना हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से करें तो आप पाएंगे कि ये उसकी तुलना में लगभग 100 करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट था। इसके टक्कर से चट्टानों और धूल मिट्टी के कण हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं और बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठते हैं, जो कि कांच की पिघली हुई बूंदों की तरह पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। ये बूंदें इतनी गर्म थी कि ये पूरे वातावरण को गर्म कर देती हैं और सैकड़ों किलोमीटर के जंगल पल भर में तबाह हो जाते, और जो पृथ्वी अभी तक हरी भरी जीव जंतुओं से भरी हुई थी वो अचानक से दहकता हुआ आग का गोला बन जाती। इस विस्फोट से उत्पन्न हुई शॉक वेव्स पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाती है, जिससे कि पूरी पृथ्वी पर जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े भूकंप आते हैं। कुछ भूकंप की तीव्रता तो रिक्टर पैमाने पर 11 तक रही होगी। मानव इतिहास ने आज तक ऐसा भूकंप कभी भी महसूस नहीं किया। ये भूकंप इतने तीव्र थे कि इसकी शॉक वेव्स पृथ्वी के नीचे कई परतों तक पहुंच गई, जिसके कारण पृथ्वी पर जगह जगह पर बहुत विशालकाय ज्वालामुखी फूटे। हाल ही में हुए एक शोध में ये पता चला कि भारत के डेक्कन क्षेत्र का निर्माण भी इसी समय फूटे एक बहुत विशालकाय ज्वालामुखी के कारण हुआ था, जिसका लावा लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला था और पूरे डेक्कन क्षेत्र का निर्माण किया था इसने। इन भूकंप के प्रभावों से समुद्रों में जगह जगह बहुत ऊंची ऊंची सुनामियां आई। कुछ रिसर्चर्स का तो यहाँ तक मानना है कि इनमें से कुछ सुनामियों की ऊंचाई 1 किलोमीटर तक की थी, जो कि बहुत ही विनाशकारी थी। एस्टेरॉइड की टक्कर से कुछ ऐसी चट्टानें भी नष्ट हो गईं जिनमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक थी, जिसके कारण ये वातावरण में चारों तरफ फैल गया और वातावरण में उपस्थित जल वाष्प पे क्रिया करके इसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया और पृथ्वी पर कई दिनों तक अम्लीय वर्षा होती है। इससे समुद्र का पानी भी ऑक्सीडाइज होने लगा। जल, थल, आकाश, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी
जहां जीवन की कोई संभावना शेष रह गई हो। पृथ्वी पर तबाही का वो मंजर था जिसे सोचकर ही हमारी रूह कांप उठती। विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव्स इतनी प्रबल थी कि अधिकतर जीवधारी और पेड़ पौधे इसी से नष्ट हो जाते हैं, और जो बच भी जाते हैं वो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी या अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तबाही अपने आप में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। कुछ जीवधारी जो पानी में, पृथ्वी के नीचे या गुफा में जाकर छिप गए थे, वे ही बच पाते हैं, लेकिन अम्लीय वर्षा और तापमान इतना बढ़ने के कारण बची कुची वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, समुद्रों में प्लांक्टन नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जीवधारियों के लिए भोजन बिल्कुल भी शेष नहीं बचता है। विस्फोट से उत्पन्न इस तबाही के कारण पृथ्वी पर चारों तरफ केवल धूल और धुएं के काले बादल फैल जाते हैं, जिसके कारण लगभग 1 साल तक पृथ्वी पर सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती है, और तापमान इतना गिर जाता है कि पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर आ जाता है। फोटोसिंथेसिस ना हो पाने के कारण और तापमान इतना कम होने के कारण जो पेड़ पौधों की प्रजातियां किसी तरह बची रह गई थी, धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लगती हैं, और जो थोड़े बहुत जीव जंतु इन पर आश्रित थे वे भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ जाते हैं। इससे पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, और शाकाहारी जीव जंतुओं पर निर्भर जो मांसाहारी जीव जंतु थे वे भी धीरे धीरे मारे जाते हैं। कहा जाता है कि लगभग 75% जीव जंतु उस वक्त समाप्त हो गए थे। 25 किलोग्राम से अधिक भार वाला तो कोई भी जीव उस समय पृथ्वी पर जीवित नहीं बचा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय जीवन की कोई संभावना शेष नहीं बची थी, लेकिन फिर भी कुछ जीव जंतु जैसे कि छिपकलियां, कछुए, कुछ मैमल्स, इन्होंने मरे हुए जीव जंतुओं, सड़े गले पेड़ पौधों पर अपना जीवन यापन किया और किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। लगभग 1 साल बाद आसमान साफ होने लगता है और पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियां लगभग सामान्य होने लगती हैं। फर्न नामक एक वनस्पति जिसमें फल फूल नहीं होते हैं, वो लगभग पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लेती है। वे जीव जिनका भार 600 ग्राम या उससे कम था, इस फर्न पर आश्रित होकर के किसी तरह अपना जीवन यापन करते रहते हैं। बड़े जीवों के लिए पर्याप्त भोजन न होने के कारण इनका आकार नहीं बढ़ता। लाखों वर्षों में धीरे धीरे इस फर्न की जगह ताड़ के जंगलों ने ले ली और पृथ्वी पर जीवन लगभग सामान्य होने लगता है। लगभग 2 लाख वर्षों बाद पाम पीरियड पेकन पाई पीरियड बदल जाता है, जिसमें कि पृथ्वी पर और अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध हुआ, और इसका फायदा उठाकर इन मैमल्स का आकार भी बढ़ा और इन्होंने अपनी प्रजातियों की विविधता लगभग 3 गुना बढ़ा ली। हम कह सकते हैं कि मैमल्स का विकास भी पौधों के विकास के साथ ही हुआ। लगभग 7 लाख साल के बाद बीन्स अस्तित्व में आई, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत हुआ करती थी, जिसके कारण इन मैमल्स का आकार और इनकी विविधता धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। ये अपने पूर्वजों जो कि फर्न के बीच रहते थे, उनकी तुलना में लगभग 100 गुना अधिक भारी हो गए। एस्टेरॉइड के गिरने से लेकर के दोबारा पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होने और सामान्य होने को अभी 10 लाख साल भी नहीं हुआ था। आपको ये पीरियड बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मानव सभ्यता की विकास की दृष्टि से देखें तो ये पीरियड बहुत ही छोटा है। खाली पड़े इकोसिस्टम को धीरे धीरे जीव जंतुओं और पौधों की अलग अलग प्रजातियों ने भर दिया। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जो पक्षी आप उड़ते हुए आकाश में देखते हैं, यही डायनासोर के वंशज हैं। समय के साथ पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा और इसी क्रम में मनुष्यों का भी जन्म हुआ। आप सोचिए कि अगर उस दिन एस्टेरॉइड न टकराया होता तो शायद हम मनुष्यों का इस पृथ्वी पर अस्तित्व ही ना होता। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी विकास के लिए विनाश जरूरी है। अंतः अस्ति प्रारंभा, अर्थात हर एक अंत अपने आप में एक नया आरंभ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।